हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 18 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का, हिंदी तिथि कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी हर रोज की तरह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखने वाले हैं। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको आज एक बहुत बड़ा अपडेट बताते हैं। नारायण दत्त तिवारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, और नहीं भी सुना तो कोई बात नहीं, एनडी तिवारी भी इन्हें कहा जाता है। और ये देश के एकमात्र ऐसे राजनेता है जो 2 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इनके बारे में आज जान लीजिए। 93 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बनने वाले इकलौते राजनेता है। और सबसे बड़ी खास बात आप देखिए कि इनकी जो पुण्यतिथि और जयंती है वो एक ही दिन होती है। मतलब कि इनका जन्म भी 18 अक्टूबर के दिन हुआ था, 18 अक्टूबर 1925 को, और इनकी मृत्यु भी 18 अक्टूबर 2018 को हुई थी। 93 साल की उनकी उम्र थी। ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सवाल बन सकता है। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आज 18 अक्टूबर का दिन है और आज इनकी पुण्यतिथि और जन्म जयंती। जन्म भी 18 अक्टूबर को और मृत्यु भी 18 अक्टूबर को। ये संयोग आप देखिए। ये वो राजनेता है जिन्हें भारतीय सियासत का अजात शत्रु भी कहा गया। और इन्होंने पीएम की कुर्सी के अलावा वो सब कुछ हासिल किया था जो एक राजनेता का ख्वाब होता है। और उनकी जिंदा दिली के चर्चे आज भी मशहूर हैं। हालांकि एनडी तिवारी को प्रधानमंत्री न बन पाने का मलाल आजीवन रहा। और भारतीय राजनीति में ऐसे कई नेता हुए हैं जिनकी तुलना अजात शत्रु से की जाती है, और इनमें अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे नेता भी शामिल हैं। एनडी तिवारी का मामला भी कुछ ऐसा ही था। राजनीति में उनका कोई कट्टर दुश्मन नहीं था। राजनीतिक हलकों में उन्हें पंडित जी कहकर संबोधित किया जाता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। चलिए खबरों की शुरुआत में पहली बड़ी खबर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है और कहा कि हम देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने सुशासन के पहलुओं और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के तरीकों पर व्यापक चर्चा की है। चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। और जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के दूसरे दिन वीरवार को उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में प्रमुख प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा के साथ ही सरकार की तत्काल प्राथमिकताओं की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र शामिल रहे। और जम्मू कश्मीर स्टेटहुड का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। याचिकाकर्ता ने 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की है और फिलहाल सीजेआई सुनवाई को तैयार हो गए हैं। यानी जम्मू कश्मीर को 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। और उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून ने गुरुवार को कहा कि हम इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही इसे लागू किया जाएगा। खबर है कि उत्तराखंड के मदरसों में अब जल्द ही संस्कृत पढ़ाई जा सकती है और इसे राज्य के 400 से ज्यादा मदरसों में ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखा जाएगा। और पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया युद्ध नहीं, बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है, उनसे सीखने की जरूरत है। गुलाम मानसिकता वालों ने भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्य दिवस और पाली को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता देने के समारोह में भाग लिया। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया अस्थिरता से ग्रस्त है, बुद्ध न केवल प्रासंगिक है बल्कि एक जरूरत भी है। पीएम मोदी ने कहा कि हर देश अपनी विरासत को अपनी पहचान से जोड़ता है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत पीछे रह गया है। चलिए बड़ी खबर देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 एनबीएफसी पर लोन देने से रोक लगा दी है। नियम से ज्यादा ब्याज वसूल रही थी। 21 अक्टूबर से आदेश प्रभावी हो जाएगा। आरबीआई ने 4 नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों यानी एनबीएफसी को लोन सैंक्शन और वितरण करने से रोक दिया है। नियम से ज्यादा ब्याज वसूलने के कारण आरबीआई ने आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, आरोहन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, डीएमआई फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और नवी फिनसर्व लिमिटेड पर यह बड़ा एक्शन लिया है। चलिए बड़ी खबर है। असली शिवसेना एनसीपी किसकी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शरद गुट की मांग है कि चुनाव से पहले फैसला सुनाया जाए। उद्धव की महाराष्ट्र स्पीकर के फैसले को चुनौती। ये याचिकाएं उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट की तरफ से लगाई गई है। और हरियाणा चुनाव से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गई है। कांग्रेस ने जल्दी सुनवाई की मांग की थी। सीजेआई ने कहा कि क्या नई सरकार का शपथ ग्रहण रोकना चाहते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी याचिका पर 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये याचिका कांग्रेस की ओर से दायर की गई थी, जिसमें वोटिंग काउंटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने इस याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की गुहार लगाई थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर आप पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आप कागजात सौंपिए, हम देखेंगे। फिलहाल इस मामले से जुड़ी याचिका
याचिका खारिज हो गई है। और नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। 13 मंत्री भी बनाए गए। सबसे ज्यादा 5 ओबीसी चेहरे, 2 महिलाएं भी हैं और आज पहली कैबिनेट मीटिंग भी होगी। हरियाणा में नायब सैनी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और सैनी राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने। हालांकि मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले वे 11वें नेता है। शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला के दशहरा ग्राउंड में हुआ और इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह समेत 18 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे। सीएम सैनी के साथ में 13 मंत्रियों ने शपथ ली। नए बनाए गए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर समेत जो नाम है वो आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने हरियाणा में यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला नहीं अपनाया है और अब खबर है कि नई सरकार बनते ही सीएम नायब सैनी ने आज 18 अक्टूबर को कैबिनेट की पहली मीटिंग भी बुलाई है, जिसमें विभागों का बंटवारा हो सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में नई सरकार बनते ही महंगाई का डोज 1 नवंबर से मासिक पास के किराए में बढ़ोतरी का फैसला हुआ है। प्रदेश में चुनाव समाप्त होने के बाद नई सरकार के गठन के साथ ही पलवल के निवासियों को गदपुरी टोल प्लाजा ने मासिक पास में 140 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। पहले 200 रुपए थे जो अब बढ़कर 340 रुपए हो गए। और हरियाणा में 24,000 सरकारी भर्तियों का रिजल्ट घोषित हो गया है। ग्रुप सी और डी के पद भरे जाएंगे। सीएम सैनी ने शपथ ग्रहण से पहले घोषणा का भरोसा दिया था और ऐसा ही हुआ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने गुरुवार को ग्रुप सी और डी की भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। और हरियाणा के एसडीओ की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। इमरजेंसी में जीवन बचाना प्राथमिकता है। सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में यह महत्वपूर्ण निर्णय आया है। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह साफ किया कि इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल की सूची को प्राथमिकता देना अनुचित है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे हालात में जीवन बचाने का फैसला सबसे पहले होना चाहिए, न कि हॉस्पिटल की लिस्ट की खोज। करनाल के आर के गर्ग की याचिका पर यह बड़ा फैसला आया है। और हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन। दिल्ली में विधायकों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। पूर्व सीएम ने कहा कि विधायक ही मिलना चाहते थे। और बाबा सिद्दीकी मामले में भी बड़ा अपडेट आ रहा है। मुंबई पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया है। आरोपियों के देश से भागने की आशंका के चलते एलओसी जारी किया गया है। और असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध है। सीजेआई ने कहा यह राजनीतिक समाधान था जो कानून बना। सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6A की वैधता को बरकरार रखा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इस पर गुरुवार को फैसला सुनाया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाला कानून वैध है। वहीं देखिए अब चुनाव से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों की तरफ से भी अपनी अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया जा रहा है। खबर है कि कांग्रेस झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन करेगी और सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला भी जल्दी होने की उम्मीद है। इस मामले में गुरुवार को कांग्रेस महासचिव और झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा है कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 19 अक्टूबर के बाद जारी की जाएगी। वैसे आपको बताएं झारखंड में विधानसभा चुनाव के तहत 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी और वोटों के रिजल्ट यानी गिनती 23 नवंबर को आएगी। झारखंड में बीजेपी 68, आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इंडिया ब्लॉक में झारखंड मुक्ति मोर्चा 41, कांग्रेस 33 और राजद का 7 सीटों पर दावा। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। 81 में से 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी और 10 सीटें आजसू को मिलेगी। लोजपा भी इस चुनाव में अपनी भागीदारी की मांग पर अड़ी हुई है और इससे मामला अटक गया है। जदयू के खाते में 3 सीटें गई हैं। लोजपा जिद पर रहती है तो जदयू को 2 और लोजपा को 1 सीट मिलेगी। ऐसे अपडेट्स चल रहे हैं। और झारखंड के पहले चरण की 43 सीटों पर आज से नामांकन भी हो रहा है। 13 नवंबर को मतदान होगा। वहीं महाराष्ट्र में 288 में से 200 सीटों पर एमवीए में बात बनी है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि महाराष्ट्र में एमवीए की पार्टियों के बीच ज्यादातर सीटों को लेकर सहमति बन गई है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को सभी सीटों पर मतदान होंगे। 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। वहीं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो शुक्रवार को महाराष्ट्र जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे 2 विधायक हैं, उम्मीद है कि हमें 2 से ज्यादा सीटें मिलेगी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, मारा गया हमास प्रमुख सिनवार। अमेरिका ने भी पुष्टि कर दी है और कहा कि इजरायल और दुनिया के लिए शुभ दिन है। इजरायली सेना के हमले में गुरुवार को हमास प्रमुख सिनवार मारा गया। इजरायली सेना ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। वहीं इस मामले में अमेरिका के राष्ट्रपति का भी बयान आया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट में बताया कि हमास नेता सिनवार नहीं रहे और ये इजरायल, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया के लिए एक शुभ दिन है। आईडीएफ ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। दरअसल इजरायल के विदेश मंत्री ने पुष्टि की है कि हमास के सिनवार जिन्होंने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला करवाया था वो अब इस दुनिया से जा चुके हैं। 7 अक्टूबर का हिसाब बराबर हुआ लेकिन जंग अभी भी बाकी है। सिनवार की मौत पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बयान दिया है। चलिए बड़ी खबर देखिए, ईडी की गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी हुई है। 200 से ज्यादा फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों रुपए के बिल बनाने का ये बड़ा खुलासा हुआ है। गुजरात में सेल यानी फर्जी कंपनी मामले में अब ईडी की एंट्री हो गई है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की जांच में पता चला कि गुजरात के कुछ फर्म्स ने देश भर में 200 फर्जी कंपनियां खोलकर
लगाकर हजारों करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की है। और इसी मामले में ईडी ने अहमदाबाद, भावनगर, जूनागढ़, वेरावल, राजकोट, सूरत और कोडीनार में 23 जगहों पर छापेमारी की है। चलिए अब अपडेट खबर है। यूसीसी नियमावली बनकर तैयार। उत्तराखंड में 18 अक्टूबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी ये नियमावली। 9 नवंबर को इसे लागू करने की तैयारी हो रही है। यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी नियमावली बनकर तैयार हो चुकी है। और सूरत में जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे मोहन भागवत, कहा कि भारत की संस्कृति है कि हम संकट के समय अपने दुश्मनों की भी मदद करते हैं। कर्नाटक के आवासीय स्कूलों का नाम बदला जाएगा। महर्षि वाल्मीकि नया नाम होगा। सिद्धारमैया ने कहा कि कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को राज्य के सभी आवासीय स्कूलों के नाम बदल दिए हैं। अब ये सभी स्कूल महर्षि वाल्मीकि के नाम से जाने जाएंगे और ये व्यवस्था लागू भी हो गई है। और दिल्ली, श्रीनगर समेत देश भर में सुपर मून भी दिखाई दिया। चांद आकार में 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। यानी दुनिया भर में गुरुवार को सुपर मून दिखाई दिया। सुपर मून तब होता है जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और इसी वजह से चांद ज्यादा बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। दिल्ली, गुवाहाटी, कश्मीर समेत देश के कई इलाकों में हिस्सों में ये सुपर मून दिखाई दिया। इस साल का ये तीसरा सुपर मून रहा। अब 15 नवंबर को ये फिर दिखेगा। इसलिए जो हमारे वीडियोस को हर रोज देखते हैं तो उन्हें ऐसे ताजा अपडेट्स हर रोज मिलते रहते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत ने बनाया एशिया में सबसे छोटा टेस्ट स्कोर। 46 रन पर ऑल आउट हो गई टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन पहली पारी में 46 रन पर ऑल आउट हो गई और ये भारत का घरेलू मैदान पर सबसे छोटा टेस्ट स्कोर रहा। साथ ये एशिया में किसी टीम का सबसे कम टेस्ट स्कोर रहा है। इससे पहले साल 1986 में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ फैसलाबाद में 53 रन बनाए थे। वहीं साल 2002 में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शारजाह में 53 रन बनाए थे। भारतीय पारी में विराट कोहली सहित 5 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए और विराट कोहली अपने कैरियर में 38वीं बार बिना खाता खोले आउट हुए हैं। कभी कभी होता है ना। और रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग से जुड़ा बड़ा अपडेट देखिए। रेल यात्रियों के लिए तो ये जरूरी अपडेट है। रेलवे टिकट की एडवांस बुकिंग अब 2 महीने पहले होगी। अभी यात्रा से 4 महीने पहले शुरू होती है बुकिंग, लेकिन अब नए नियम लागू होने वाले हैं। अब केवल 2 महीने पहले ही बुकिंग कर पाएंगे। नए नियम 1 नवंबर से लागू होने वाले हैं। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है। यानी पहले टिकट बुकिंग यात्रा से 120 दिन पहले शुरू होती थी, अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है और ये नया फैसला 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग के नए नियमों का पहले से बुक किए गए टिकटों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए 365 दिनों की जो डेडलाइन है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। चलिए बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जहरीली शराब की वजह से 4 दिन में 36 लोगों की जानें चली गई हैं। सीवान और सारण में 40 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। बिहार के 16 गाँव में जहरीली शराब से अब तक एक महिला समेत 36 लोगों की जानें जा चुकी हैं। हालांकि प्रशासन ने 24 लोगों की जान जाने की पुष्टि की है। वहीं देखिए इस मामले को लेकर बिहार में शराब कांड पर सीएम नीतीश कुमार की हाई लेवल समीक्षा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। यूजीसी नेट का रिजल्ट और मेरिट सूची जारी हो गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। यूजीसी नेट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। 18 अक्टूबर को परिणाम घोषित कर दिए गए। राजधानी दिल्ली से जुड़े अपडेट की जानकारी लेते हैं। दिल्ली में प्रदूषण डराने लगा है। कई इलाकों में तो 400 के पार पहुंच गया AQI। प्रदूषित हवा में सांस लेने को लोग मजबूर हो रहे हैं। दिल्ली में लोधी रोड, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, पूसा, सीरी फोर्ट और डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज सहित कई इलाकों की हवा बेहद खराब हो चुकी है। राजधानी में वायु प्रदूषण हॉटस्पॉट इलाकों से बाहर निकल गया है और प्रदूषण ने अपने पैर अब हरियाली वाले इलाकों में भी पसार दिए हैं। अगर इसी तरह से हवा की स्थितियां बिगड़ती गई तो ग्रेप के दूसरे चरण की बंदिशें भी लागू हो सकती हैं। राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सीएम आतिशी ने बड़ा एक्शन लिया। दिल्ली सरकार की एक आपात बैठक भी बुलाई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर डीपीसीसी की बड़ी पहल निर्माण परियोजनाओं के लिए धूल नियंत्रण पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सभी निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं का रजिस्ट्रेशन करना और नियमित धूल नियंत्रण ऑडिट अपलोड करना पड़ेगा। आपको बता दें राजधानी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की रोकथाम के लिए फिलहाल ग्रेप का पहला चरण लागू है। वहीं दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर का विस्तार किया जाएगा। हादसा पीड़ितों का इलाज आसान होगा। बेड क्षमता 500 से ज्यादा होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। सुजुकी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। मानेसर प्लांट से बाहर निकली 1 करोड़वीं गाड़ी। वहां निर्माता मारुति सुजुकी की ओर से बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। कंपनी ने अपने मानेसर प्लांट से 1 करोड़वें नंबर की गाड़ी को बनाने का कीर्तिमान बना लिया है। वहीं देखिए घर पर माताएं बहनें रहती हैं और किस तरह से बदमाश लोग ठगी कर लेते हैं। भिक्षा मांगते हैं। साधु के भेष में ये ठगा है। महिला के मुंह पर पाउडर फेंक कर बेहोश कर दिया और लूट कर फरार हो गए। सोनभद्र में भीख मांगने के लिए 4 साधु घूम रहे थे। उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये घटना है और उनमें से 2 साधु एक महिला के घर में पहुंचे और उसे पाउडर के जरिए बेहोश कर दिया और महिला के बेहोश होने के बाद उसके सारे गहने वगैरह लूट लिए गए। तो इसलिए सावधान रहिए। ये घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है। वहीं देखिए देश में शत्रु संपत्ति के निस्तारण में संशोधन हुआ। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शत्रु संपत्ति के निस्तारण के लिए दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। और टीबी संक्रमण का पता लगाने के लिए आईसीएमआर ने हाथ में पकड़ी जाने वाली एक एक्सरे मशीन विकसित की है और ऐसे में अब घर पर भी मरीजों की टीबी की जांच हो सकेगी।
टीबी के खिलाफ लड़ाई में एक नई उपलब्धि है ना। और बड़ी खबर देखिए सीएनजी प्राइस को लेकर, आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ सकती है। 5.5 रुपए तक सीएनजी की कीमतें बढ़ सकती हैं। अगर आपके पास भी सीएनजी की कार है तो जरूर आपको झटका लग सकता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि सरकार का एक फैसला आने वाले समय में सीएनजी की कीमतों में 5 से 5.5 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर सकता है। दरअसल सरकार ने वाहनों के लिए सीएनजी की सेल करने वाली शहरी गैस वितरण कंपनियों के सप्लाई कोटे में कमी कर दी है। अभी क्या होता है कि इन कंपनियों को घरेलू सस्ती गैस की सप्लाई में एक फिक्स कोटा मिलता है, जिसमें से सरकार ने 5वें हिस्से के बराबर तक की कटौती कर दी है। और ऐसे में अब इन कंपनियों की निर्भरता विदेश से आयात की जाने वाली महंगी सीएनजी गैस पर बढ़ जाएगी और ऐसे में बढ़ी हुई लागत का बोझ ग्राहकों से वसूला जा सकता है। फिलहाल तो अपडेट है कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव तक ये फैसला टल सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए, इस राज्य में दिवाली और छठ पर सिर्फ 2 घंटे आतिशबाजी की इजाजत मिलेगी। पटाखों के लिए गाइडलाइन जारी हो गई है। झारखंड में दिवाली की रात 8 बजे से 10 बजे तक और छठ पूजा के दिन सुबह 6 बजे से 8 बजे तक पटाखा चलाने की इजाजत दी गई है। वहीं गुरु पर्व पर रात 8 बजे से 10 बजे तक आतिशबाजी की इजाजत रहेगी। ईपीएफओ से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 6 करोड़ से अधिक ईपीएफओ मेंबर्स के लिए गुड न्यूज आई है। ईडीएलआई स्कीम के तहत बीमा का लाभ बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अंतर्राष्ट्रीय मैथनॉल सेमिनार का उद्घाटन किया, जहां मैथनॉल आधारित उत्पादों और मशीनरी का प्रदर्शन किया गया। और हरियाणा की एक कंपनी ने दिवाली गिफ्ट में कारें बांटी हैं। 15 कर्मचारियों को गाड़ियां मिली। फार्मा कंपनी के मालिक बोले अच्छा काम करने को मोटिवेट होंगे। और जुलाई से सितंबर तिमाही में इन्फोसिस को 6,506 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। रेवेन्यू सालाना 5% बढ़कर 40,986 करोड़ रुपए। प्रति शेयर कंपनी 21 रुपए डिविडेंड भी देगी। वहीं कमजोर नतीजे के बाद 13% गिरा बजाज ऑटो का शेयर। बीते एक साल में इसने 96% का रिटर्न दिया। कंपनी का मुनाफा 9% बढ़ा है। विप्रो को दूसरी तिमाही में 3,209 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। सालाना आधार पर 21% बढ़ा है। एक के बदले एक अतिरिक्त शेयर भी कंपनी देगी। और रिलायंस के बाद अब विप्रो ने भी बोनस शेयर का ऐलान किया है। वहीं सेबी ने किया लिक्विडिटी विंडो फैसिलिटीज शुरू करने का ऐलान। 1 नवंबर से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। हुंडई मोटर इंडिया का आईपीओ टोटल 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ आखिरी दिन टोटल 2.37 गुना सब्सक्राइब हुआ। वही देखिए जुलाई से सितंबर तिमाही में नेस्ले इंडिया को 986.4 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर 8.6% की बढ़ोतरी हुई है और रेवेन्यू 5,104 करोड़ रुपए। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं 17 अक्टूबर को 494 अंक की गिरावट के साथ सेंसेक्स 81,006 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 221 अंक गिरा और ये 24,749 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बीएसई स्मॉल कैप 814 अंक गिरकर 56,589 के स्तर पर बंद हुआ। चलिए बड़ी खबर देखिए, पंजाब में गुरुवार को किसानों ने 14 जिलों में 25 टोल प्लाजा फ्री करवा दिए हैं। किसान धान की फसल की सही तरीके से खरीद न होने की वजह से नाराज चल रहे हैं। वहीं शुक्रवार को किसान आम आदमी पार्टी और भाजपा नेताओं के घरों के बाहर स्थायी मोर्चे भी लगाएंगे। वहीं चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारियों के लिए डीसी रेट की सिफारिश, यूटी की दरों के अनुसार वेतन दिया जाएगा। हड़ताल कर रहे सफाई कर्मियों को जूस पिलाया। और एक ही परिवार को निशाना क्यों बना रहा है सांप, पहले पिता और फिर बेटे की जान चली गई। ये खबर है राजस्थान के करौली जिले से। करौली शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित माची गांव इन दिनों सांप के आतंक में है। ये गांव सांप के खौफ के साए में जी रहा है। इस गांव में सांप ने एक ही परिवार के 5 लोगों को निशाना बनाया और अभी हाल ही में हुई घटनाओं में एक पिता और उनके 3 साल के बेटे की सांप के डसने से जान चली गई और पूरे गांव में भय का माहौल बना हुआ है। और गांव में डरावनी बात सामने आई है कि सांप जो है वो बार बार एक ही परिवार के लोगों को डस रहा है। 3 दिन पहले रात में एक पिता और उनके छोटे बेटे को सोते समय सांप ने काटा, जिससे दोनों की जानें चली गई। और इस घटना के ठीक 2 दिन बाद उसी परिवार के 3 अन्य सदस्यों और उनके पड़ोस में रहने वाली एक महिला को भी सांप ने काट लिया। हालांकि समय पर अस्पताल पहुंच गए थे और इन 4 लोगों की जानें बच गई। चलिए बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ का डीएमएफ घोटाला, निलंबित आईएएस रानू साहू गिरफ्तार। माया वॉरियर के बाद ईडी की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है। ट्रांसफर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश के कर्मचारी पारस्परिक स्थानांतरण के लिए 5 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एक जिले से दूसरे जिले के लिए कर्मचारी आपसी सहमति के आधार पर आवेदन फॉर्म भरेंगे। और पंजाब से जुड़ी खबर है, स्वास्थ्य क्षेत्र में पंजाब सरकार की बड़ी पहल, 30 नए आम आदमी क्लिनिक जनता को समर्पित किए गए। शिक्षा मंत्रालय के युवा संगम फेज 5 कार्यक्रम के लिए जल्द ही अप्लाई कर लें। 21 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। शिक्षा मंत्रालय की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम के 5वें चरण के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 21 अक्टूबर है। 18 से 30 वर्ष के युवा जो इस अनूठी पहल में शामिल होना चाहते हैं, वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर लें। बिहार से जुड़ी खबर है, 23,801 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, किसी भी वक्त कार्रवाई हो सकती है। दरअसल बिहार में 1,87,818 नियोजित शिक्षकों में से 96 के तो सर्टिफिकेट फर्जी पाए गए और 23,801 शिक्षकों के प्रमाण पत्र संदिग्ध हैं। शिक्षा विभाग ने अब जांच के आदेश दिए हैं। दोषी शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। मुंबई मेट्रो में यात्रा करने वालों के लिए खास सुविधा, व्हाट्सएप पर केवल हाई लिखकर बुक कर सकते हैं टिकट। मुंबई में मेट्रो का संचालन शुरू हो चुका और लोगों ने उसमें परिवहन भी शुरू कर दिया है और इसके लिए एक समर्पित व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। टिकट बुक करने की आपको इस नंबर पर सुविधा मिलेगी। और इंडिया पोस्ट
SIP से जुड़ी खबर आ रही है, निवेशकों के लिए खुशखबरी है। 2.5 लाख डाकघरों में SIP सेवा मिलेगी। म्यूचुअल फंड से जुड़ेंगे आम लोग। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, अब घायल हुए हाईवे पर तो इलाज का खर्च उठाएगा NHAI। नेशनल हाईवे में दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को फ्री में इलाज मिलेगा। NHAI मथुरा खंड ने 16 हॉस्पिटलों की सूची जारी की है, जहां पर दुर्घटना में घायलों को 30,000 रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए हेल्पलाइन नंबर पर सूचना देना जरूरी है और इस दुर्घटना की सूचना हेल्पलाइन नंबर 1033 पर दे सकते हैं, यानी 1033 नंबर है हेल्पलाइन नंबर, इस पर सूचना दे सकते हैं ना। और बिहार से जुड़ी खबर आ रही है, बिहार में अब मछली उत्पादकों को भी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेते हैं, उसी तरह से मत्स्य विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी मत्स्य पालकों का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन होने पर सभी लाभ बैंक खातों में मिलेंगे। IIT कानपुर ने नया फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है। वहीं उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के 1 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के पात्र होंगे और इस पैकेज के तहत उन्हें और उनके परिवार को 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का व्यक्तिगत बीमा कवरेज मिलेगा और इसके अलावा भी कई अन्य वित्तीय लाभ भी मिलेंगे। और इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए खास 5 तरह के बैंक है, उनमें से किसी एक में वेतन खाता होना चाहिए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी की तबियत बिगड़ गई है, लखनऊ PGI में भर्ती कराया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में नागालैंड की एक लड़की डिजिटल अरेस्ट हो गई। फर्जी पुलिस वाला बनकर इस लड़की को कॉल किया गया, गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। ऑनलाइन जमानत के चक्कर में लड़की से बड़ी ठगी हो गई, 38,000 रुपए ठग लिए गए और उसके बाद फिर 1 लाख रुपए की और डिमांड होने लगी। अब ऐसे में छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो माताओं और बहनों से भी ये निवेदन है कि फोन पर कोई भी अननोन कॉल वगैरह आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, तो उसे बिल्कुल भी ना उठाएं, वरना बहुत बड़ी ठगी के आप शिकार हो सकते हैं। हर रोज 1-2 4 खबरें ऐसी लगातार आती है जो अपडेट्स हम आपको बताते हैं ना। और विश्व भर में मशहूर दार्जिलिंग का चाय उद्योग समस्याओं से जूझ रहा है। वित्तीय संकट के कारण एक एक करके यहाँ के चाय बागान बंद होते जा रहे हैं और ये संकट अब लगातार गहराता भी जा रहा है। अहमदाबाद से जुड़ी खबर है, अनुपम खेर की तस्वीर वाले नकली नोट थमा, सोना व्यापारी के साथ ठगी के मामले में एक्शन हुआ है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ 37 लाख रुपए का सोना भी बरामद किया गया है। इग्नू ने जुलाई सेशन के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है। ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन मोड में कोर्स करने वाले 31 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में अप्रेंटिसशिप पदों पर आवेदन शुरू हो गए। किसी भी स्ट्रीम से स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में ठंड बढ़ी है, दक्षिण में बारिश का अलर्ट है। और राजस्थान के बीकानेर में डेंगू का कहर बढ़ा है। 17 नए रोगियों के साथ आंकड़ा 541 तक पहुंच गया। मलेरिया और चिकनगुनिया के मरीज भी बढ़े हैं। वहीं राजस्थान के उदयपुर में भी डेंगू पैर पसार रहा है। अब तक 866 केस सामने आ चुके हैं। रेड जोन में शहर के कई इलाके। वहीं जयपुर में ई-मित्र पर मिली 20 यूनिवर्सिटी की 700 डिग्रियां मार्कशीट। पुलिस ने कहा कि बिना परीक्षा के फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट दिए जा रहे थे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आप हैरान कर देने वाली, चौंका देने वाली खबर भी देखिए। मध्य प्रदेश भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में डीजे की तेज आवाज से एक 13 साल के बच्चे की जान चली गई। ये घटना 14 अक्टूबर शाम की बताई जा रही है। डीजे का साउंड बहुत तेज था और बच्चा बेहोश होकर गिर गया और जान चली गई। वहीं भोपाल से एक और बड़ी खबर आ रही है। भोपाल में चक्कर खाकर बेहोश हुई ANM नर्स, जान चली गई। डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई है। मध्य प्रदेश में 20 अक्टूबर से ठंड बढ़ सकती है। MP से भी मानसून विदा हो गया है, लेकिन 3 सिस्टम की एक्टिविटी की वजह से अगले कुछ दिन बूंदाबांदी और बादल वाला मौसम बना रहेगा। 20 अक्टूबर से ही ठंड का असर बढ़ने लगेगा। वहीं जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को योग्यता में छूट क्यों नहीं दी गई। 30 दिन में जवाब मांगा गया है। मध्य प्रदेश के 45,000 स्थायी कर्मियों को नियमित करने या कुशल व उच्च कुशल पदों पर वर्गीकरण करने के लिए मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी और बेटों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री जी को अपने दोनों बेटों कुणाल और कार्तिकेय के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित RAS और अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा 2024 में बताया जा रहा है कि अब तक 5,15,000 से ज्यादा अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं और आज लास्ट डेट है। ई श्रम पोर्टल के जरिए अब रोजगार के अधिक मौके मिलेंगे, सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। बिहार के बच्चे अब स्कूलों में टॉर्चर नहीं होंगे, एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी बनेगी। बिहार में कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी की तरह अब स्कूलों में भी एंटी चाइल्ड बुलिंग कमेटी बनाई जाएगी। सबरीमाला अयप्पा मंदिर में दर्शन की अब टेंशन नहीं, ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू हो गई है। तीर्थ यात्रियों को इसमें दर्शन के लिए ऑनलाइन वर्चुअल क्यू टिकट लेना होगा। वहीं पंजाब राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन शुरू हो गए। बिहार के 8 लाख कर्मचारियों के लिए भी गुड न्यूज आ रही है। दिवाली से पहले नीतीश सरकार सैलरी का तोहफा दे सकती है। बताया जा रहा है कि बिहार सरकार दीपावली से पहले अपने सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन देने की योजना बना रही है। वित्त विभाग के आदेश का इंतजार है। बोर्ड, निगम और अकादमियों के कर्मचारियों को वेतन मिलने में फिलहाल संशय है। असम में लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। ट्रेन के सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। NTA एग्जाम पर ताजा अपडेट आ रहा है। UGC नेट, नीट और CUET का पैटर्न बदलने की तैयारी हो रही है। राजस्थान
के सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर आई है। भजनलाल सरकार ने डीए को लेकर फैसला। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने डीए-डीआर बढ़ाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं। वहीं देखिए गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके महसूस हुए। गुजरात में कच्छ जिले के कई क्षेत्रों में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके आने से लोगों में दहशत फैल गई। तीव्रता 4 दर्ज की गई है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे के अपडेट में आप देखिए 17 अक्टूबर को सोने के दाम एक बार फिर अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचे। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 257 रुपए बढ़कर 76,810 रुपए पर पहुंच गया। चांदी की कीमतों में 88 रुपए की तेजी रही और ये 91,600 रुपए प्रति किलो के भाव पर रही। और आइए अब आपको बताते हैं कि सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 18 अक्टूबर शुक्रवार, आज का राशि फल। मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। बिजनेस में निवेश के लिए भी आज अच्छा दिन है। वृष राशि वालों के बिजनेस के लिए अच्छा दिन रहेगा। सिंह राशि के लोगों को आर्थिक फायदा मिल सकता है। निवेश के लिहाज से भी फायदेमंद दिन है। वहीं कन्या राशि वालों की इनकम का नया सोर्स शुरू हो सकता है। वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को सितारों का भरपूर साथ मिलेगा। मकर राशि वालों के रुके हुए कामों में तेजी आएगी। इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को कोई पद भी मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को नौकरी में महत्वपूर्ण अधिकार और उपलब्धियां भी मिल सकती हैं। काम भी बढ़ेगा। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज का दिन सामान्य दिन रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो में क्या सुधार होने चाहिए, हमारी क्या कमियां हैं, वो भी हमें जरूर बताइएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, हर बार की तरह इस वीडियो को भी आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आपका शेयर हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है, तो प्लीज आप ऐसा जरूर कीजिए, है ना। और एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।